हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नमस्ते फिजिक्स विद गॉड सर। हम फ्रिक्शन इस समय पढ़ रहे हैं और मैंने आपको ग्राफ बना के दिखा दिया था जिसमें लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, ये सब ग्राफ बनाया और एक क्वेश्चन भी करके दिखाया कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो सेल्फ एडजस्टिंग है। अब बच्चे काइनेटिक फ्रिक्शन और उससे आगे चलते हैं। लेट अस गो टू द लेक्चर। तो ये बच्चे लास्ट का क्वेश्चन है। जिन बच्चों ने आज ही देखना शुरू किया है बच्चे, उनको बता दूं मैं कि मेरे सारे वीडियोस की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है और वो प्लेलिस्ट का नाम है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, वहां जाकर आप सारे वीडियो देख सकते हैं। इससे पहले मैंने आपको देखो क्या कराया है, लॉज और लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैं बच्चों को बता रहा था कि लिमिटिंग फ्रिक्शन के लॉज हो सकते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन के लॉज नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन खुद वेरिएबल है, वो सेल्फ एडजस्टिंग है। लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू फिक्स है। इसी तरह से हमारे पास लॉज बच्चे उसके भी होते हैं, वो भी लिखा देता हूं मैं आपको। लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, थोड़ा सा अंतर है और कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक का दूसरा नाम क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन का दूसरा नाम बोलो। डायनेमिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन कह दो या डायनेमिक फ्रिक्शन कह दो, या डायनेमिक फ्रिक्शन। हाँ बच्चे, जिनको कोई डाउट पूछना होता है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई क्वेश्चन है, तो मैंने कम्युनिटी, जो माई कम्युनिटी बच्चे ऑन है, और उसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप अपना कोई क्वेश्चन है, जो भी क्वेरी है, उसका स्क्रीनशॉट रखिए और उस स्क्रीनशॉट को आप व्हाट इज ऑन योर माइंड, माई कम्युनिटी में जाएंगे, व्हाट इज ऑन योर माइंड, उसमें आप पेस्ट कर दीजिए। तो वहां पर फिर मैं देख लूंगा और इट विल बी पब्लिक फॉर ऑल। ठीक है, सबको फायदा हो जाएगा आपकी क्वेरी को सॉल्व करने से। तो बैक टू दिस क्वेश्चन, दिस डेरिवेशन। चलिए बच्चे, तो डायनेमिक फ्रिक्शन भी कहते हैं उसको, या काइनेटिक फ्रिक्शन भी कहते हैं। इसमें कब लगता है फ्रिक्शन? जब ये बॉडी मोशन में हो। ठीक है, सपोजिंग आपके पास ये सरफेस है और इस पर एक ये सरफेस है, इस पर एक बॉडी रखी हुई है और इसको बच्चे आप मोशन में दे दिया, आपने मोशन दे ही दिया, इधर मोशन में है। जब मोशन में है तो बच्चे बताइए, बैकवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ पर इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रही होगी, तो वो फ्रिक्शन आप ले लेते हैं, तो ये एक फ्रिक्शन होगी, ये आपका एक फ्रिक्शन होगा। ठीक है, तो ये फ्रिक्शन जो है आपका, इसको हम कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन या डायनेमिक फ्रिक्शन। अब बच्चे और कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं जरा बताइए। और जो फोर्स लग रहे होंगे वो है mg, ब्लॉक को अर्थ पुल कर रहा है, इसने बच्चे इसको, फ्लोर को n से पुश किया होगा, फ्लोर ने बच्चे इसको पुश किया होगा ऊपर। ये बच्चे देखो एक ही लाइन पर होते हैं वैसे। ठीक है, ये जो मैंने दिखाया है ना, ये थोड़ा ध्यान रखना है, थोड़ा साइड में दिखा दिया है जबकि ऐसा है नहीं। फिर मैं बता रहा हूं आपको, ये ऐसा है नहीं, ये एक्चुअल में यहीं पर ही है, इधर ही नॉर्मल रिएक्शन नीचे ही होगा। ठीक है, चलो, लेकिन ये फ्लोर पर होगा, इसलिए मैं यहाँ दिखा नहीं रहा हूँ, ये फ्लोर पर लग रहा होगा एन। ठीक है, ये दोनों एक ही लाइन में होते हैं, ये और ये एक ही लाइन में रहते हैं, दोबारा बता रहा हूँ। ठीक है, अब जो लॉज हैं बच्चे, उसमें पहला लॉ वहां पे क्या था जरा बताओ।
फर्स्ट लॉ क्या था कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन था दैट वाज टेंजेंशियल टू सरफेस इन कांटेक्ट एंड अपोजिट टू द टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग। तो यहाँ पर सेम चीज होगा पर थोड़ा सा टेंजेंशियल टू सरफेस है फर्स्ट लॉ, टेंजेंशियल टू surfaces in contact tangential to surfaces in contact but opposite to, इसके अपोजिट बोलो, जो जिधर मोशन हो रहा है उसके अपोजिट, टेंडेंसी नहीं, अपोजिट टू रिलेटिव मोशन या रिलेटिव स्लाइडिंग। करेक्ट। दूसरा पॉइंट क्या है, वहां पर जो पॉइंट था वहां पर था कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ भी यही है कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है दैट इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। वहां पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट म्यू एस था, यहाँ पर प्रोपोर्शनल म्यू के है, बस और कुछ नहीं है। म्यू के को क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। और जनरली मैं आपको बता देता हूं, जनरली नॉट ऑलवेज, जनरली जो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है दैट इज लेस देन कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, ये थोड़ा मैंने, म्यू के इज लेस देन म्यू एस, जनरली नॉट ऑलवेज। फिर मैं फिर दोबारा लिख रहा हूं, तो जब भी आपके पास नीट में क्वेश्चन आए कि इट इज ऑलवेज, इट मस्ट बी, तो बच्चे रॉन्ग होता है। तो मे बी वाला आप हमेशा ऑप्शन को करेक्ट करिए, मे बी करिए, है नहीं, नॉट ऑलवेज वाला। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो था आपका सेम चीज कि एफ के डज नॉट डिपेंड अपॉन द apparent area of contact, does not depend upon the apparent area of contact। और लास्ट में एफ के डिपेंड्स अपॉन, क्या था बताओ, सेम चीज, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ surfaces, nature of surfaces in contact and state of polishing। थोड़ा कम लिख दिया मैंने वहां पीछे, एंड स्टेट ऑफ पॉलिशिंग, थोड़ा सा कम लिख दिया मैंने, आगे बच्चे समझ में नहीं, सबको दिख रहा है, ठीक है। कमेंट जरूर करिए, कैसा पोस्ट करिए, कैसा लग रहा है आपको। नेक्स्ट चलते हैं। अब बच्चे एक काम करते हैं, थोड़ा फ्रिक्शन को, और जो आपके नीट के अंदर क्वेश्चन है ना वो थोड़ा घुमा कर पूछा जाता है। ये तो मैंने आपको बता दिया, चलो कि ये होता है, ये होता है, ये होता है, तो उसमें कुछ अलग चीज भी है, थोड़ा ध्यान से देखना कंपटीशन में कैसे पूछा जाता है। क्या है कंसेप्ट कि सपोजिंग टू सरफेसेस कांटेक्ट में, देखिए एक सरफेस ये है और इसके ऊपर बच्चे एक सरफेस और है, ये लो, ये दो सरफेसेस कांटेक्ट में, ठीक है। एक सरफेस ये थी और एक सरफेस बची है, ठीक है। इस सरफेस को, एक सरफेस ये, अब सपोजिंग इसको तो हम मान लेते हैं रेस्ट में, चलो ये रेस्ट में,
इसको रेस्ट में मान लेते हैं, इसको रेस्ट में मानकर, और ये बच्चे इसमें मान लीजिए रिलेटिव स्लिपिंग है। अब जरा बताइए क्या क्या फोर्स लगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसके रिलेटिवली ये आगे जा रहा है तो इनके बीच में बच्चे जो रफनेस है, तो इसकी जो सरफेस है इस पर अपोजिंग फोर्स लगाएगी। एक तो बच्चे ये ध्यान देखना है, तो जो फोर्स लग रहा है इस पर फोर्स लग रहा होगा ऊपर वाली सरफेस पर, ये तो नीचे वाली सरफेस ऊपर वाली सरफेस पर लगा रही है, ये फ्रिक्शन हुआ। ठीक है, ये फ्रिक्शन हो गया एक। किस पर है ये फर्स्ट बॉडी है, ये सेकंड बॉडी है, तो फ्रिक्शन ऑन फर्स्ट बॉडी। लेकिन ध्यान रखना, हमेशा मैंने क्या बताया था, न्यूटन थर्ड लॉ, पेयर। बच्चे इसकी रफनेस ने इसको इधर अपोज किया क्योंकि ये इसके रिलेटिवली आगे जा रहा है, तो बच्चे इसका पेयर इस पे भी लगेगा। ये चीज आप भूल जाते हैं, इसका जो पेयर है इस पे भी तो लगने वाला है, ये वाला इस पर। समझ में आया? तो कभी कभी आप देखो ना, ट्रेडमिल है उस पर आप रनिंग कर रहे हैं तो देखो क्या होगा, आप आगे जा रहे हैं वो पीछे जा रहा है नहीं। यानी ध्यान रखना, मैंने आपको बता दूंगा, आगे भी बताऊंगा कि जो व्हीकल्स हैं वो फ्रिक्शन से ही एक्सीलरेट होते हैं। बिना फ्रिक्शन के कोई भी व्हीकल में लीनियर या ट्रांसलेशनल मोशन आ ही नहीं सकता। ठीक है, समझाऊंगा मैं आगे। यहाँ चलिए, तो ये जो बच्चे ये है फ्रिक्शन, किस पर है ये, फ्रिक्शन ऑन सेकंड बॉडी। आया कुछ समझ में? नहीं आप कह रहे ये क्या हुआ, चला तो हम इसको रहे हैं तो इस पर फ्रिक्शन लगना चाहिए भैया, सही है। इसकी रफनेस इसको, क्योंकि ये ऊपर वाला फर्स्ट सरफेस दूसरे के रिस्पेक्ट टू आगे जा रहा है, इसकी रफनेस इसको अपोज करेगी, खुरच देगी इसको, क्यों जा रहा है नहीं। लेकिन बच्चे इसकी खुरचन इस पे भी लगेगी, ये इसको भी अपोज करेगा, तो इसका पेयर ये रहा। एक्शन रिएक्शन दिख रहा है आपको, अकेला कोई नहीं होता है। इसके बाद बच्चे और बोलो, ये जो ऊपर वाला है नीचे वाले को पुश कर रहा होगा, है नहीं, रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन दिख रहा है आपको? नहीं, नॉर्मल रिएक्शन। सिमिलरली बच्चे इसका भी इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन होगा या नहीं होगा? होगा, क्यों नहीं होगा, है? ये भी नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन, आर एक्स एन लिख दो केमिस्ट्री की तरह से, रिएक्शन। ठीक है, तो ये हो गया बच्चे, इसने इस पर नॉर्मल रिएक्ट किया तो इसने इस पर नॉर्मल रिएक्ट किया, इसको आगे चला रहे हैं, इसकी रफनेस इस पर लग रही है, इसकी रफनेस इस पर लग रही है। अब बच्चे देखो, फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट, ये जो मैं समझाना चाह रहा था। एक मिनट बच्चे, यहाँ थोड़ी परेशानी हो सकती है, इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये शायद आपको गड़बड़ कर रहा हो, यहाँ पर लोगो दिख रहा होगा। चलिए, इसको हम एक मिनट ऐसे ले लेते हैं। तो ये जो रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है इधर, एक ये रिजल्टेंट फोर्स भी आ रहा होगा, ये रिजल्टेंट, ये जो रिजल्टेंट फोर्स है ये किसका रिजल्टेंट है? ये फ्रिक्शन है, ये नॉर्मल रिएक्शन है। तो इन दोनों का जो वेक्टर सम है इसको कहते हैं कांटेक्ट फोर्स, एफसी। एफसी क्या है? कांटेक्ट फोर्स। कंपटीशन में कांटेक्ट फोर्स आता है, तो मैंने आपको वहां कराया भी था कि स्मूथ सरफेस, स्मूथ इंक्लाइन सरफेस है, तो वहां पे मैंने कांटेक्ट फोर्स पूछा था, तो वो था नॉर्मल रिएक्शन। कांटेक्ट फोर्स होता है एक्चुअली द वेक्टर सम ऑफ
वेक्टर सम ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कौन कौन सी होती है आपको पता है, स्टैटिक फ्रिक्शन हो सकती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन हो सकती है, और काइनेटिक फ्रिक्शन हो सकती है। अब आपको ब्रॉड कंसेप्ट आ गया नहीं, यानी जो कांटेक्ट फोर्स है यदि आप बात करें तो दिस इज वेक्टर सम ऑफ, यदि फ्रिक्शन को बच्चे में एफ से डिनोट कर रहा हूं तो दैट विल बी इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। अब जैसे यहां पर हमने किया है ऐसे बच्चे इधर भी होगा, इसके पैरेलल यहां से, इसके पैरेलल यहां से, तो ये भी तो एक बच्चे होगा फोर्स, पेयर में तो सारे फोर्स होते ही हैं, एक ये रहा फोर्स, तो इस पर भी लग रहा है कांटेक्ट फोर्स ये रहा। सबको समझ में आया बच्चे, नहीं कंसेप्ट? सही है, ये चीज मैं बताना चाह रहा था कि कांटेक्ट फोर्स ये। अब इसके कॉज क्या हो सकते हैं, कॉज चलो हम स्टडी कर लेंगे। फ्रिक्शन के कॉज, पुराना तरीका तो ये है कि एक आपका इंटरलॉकिंग हो सकती है। कॉजेज फ्रिक्शन की चाहो तो आप समझ लो, क्योंकि असर्शन रीजन में तो पूछ लेता है। कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन, दो चीज, दो बात हो सकती है। देखो जरा, मैं आपको भी फ्रिक्शन समझा देता हूँ। हाथ, सब लोग अभी पेन को छोड़ देना और मेरे साथ आप फ्रिक्शन को महसूस करें, ठीक है? अब आप एक काम करना, कॉज ऑफ फ्रिक्शन, मैं बस ये लिख रहा हूँ, पहले पहले लिख देता हूँ। कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन में सबसे पहला जो ओल्ड व्यू है वो ये है, फर्स्ट व्यू, कि इट इज ड्यू टू द इंटरलॉकिंग। दो सरफेसेस को आप बहुत ध्यान से देखो तो उन दोनों सरफेसेस में बच्चे क्या होंगे, क्रैक्स होंगे, इरेगुलरिटीज होंगी। तो इंटरलॉकिंग ऑफ irregularities, इंटरलॉकिंग ऑफ irregularities मतलब एक सरफेस आपके पास ये है, एक सरफेस आपका ये है, इसके ऊपर बच्चे एक दूसरा सरफेस है, तो दोनों के जो क्रैक्स हैं या दोनों की जो इरेगुलरिटीज हैं, इन्होंने आपस में इंटरलॉकिंग कर लिया, सी दिस इंटरलॉकिंग। समझना चाहते हो तो बच्चे आप मेरे साथ देखिए, पेन को छोड़िए, ये देखो दोनों हाथ को ऐसे रखिए और ये ऐसे स्लाइड कर रहे हैं आप, आराम से स्लाइड हो रहा है। अब दोनों हाथों में मान लीजिए इंटरलॉकिंग में प्रोड्यूस करता हूं, यानी कि मैं ऐसे करता हूं। अब देखो, जैसे ही ऐसे आया तो ऐसा लग रहा है कि आपको एक इंटरलॉकिंग हो गई, और आप इसको, ये देखो ऐसे हो रहा है, और ये इंटरलॉकिंग हो गया, नहीं ऐसा लग रहा है ओ, चिपक गया हो हाथ। क्यों? क्योंकि ऐसा लग रहा है आपको कि ये जो सरफेस है ये इसके रिलेटिवली क्लाइंब अप कर रहा है। ये देखो ऐसे, और एकदम लॉक, लॉक हो गया। ये है आपका इंटरलॉकिंग। समझ में आया सबको इंटरलॉकिंग? इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज जो है वो कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन है, एक तो ये है तरीका। दूसरा बच्चे आपके पास एक और मेथड है, दूसरा जो मेथड है वो है कि यदि हम बहुत देखते हैं कि बहुत स्मूथ सरफेस है, ग्लास सरफेस है, ग्लास स्लैब है, उसको ग्लास स्लैब के ऊपर हम, आपको तो ऐसा लग रहा है फ्रिक्शन होने नहीं चाहिए, ऑलमोस्ट स्मूथ सरफेसेस लग रही हैं, वहां पर भी फ्रिक्शन क्यों होता है? उसका रीजन है कि दो सरफेसेस को माइन्यूटली देखेंगे तो उनके जो एपरेंट, मैंने बताया था एपरेंट एरिया अलग होगा, एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट अलग होगा। मतलब ऐसा लगेगा आप एज इफ कि आप ये नेल्स हैं, और ठीक है नेल्स हैं, आप अपना फुट को, ठीक है ये आपका फुट है, तो फुट को आप बच्चे 1000 नेल्स के ऊपर रखें तो कुछ असर होगा नहीं। यदि आप इस फुट को, इसमें नंबर ऑफ नेल्स में कम कर दो, समझ में आ रहा है? नंबर ऑफ नेल्स यदि मैं कम करता जाऊं, ये आपका फुट है, ये आपका फुट हो गया,
ठीक है। और यहाँ बच्चे आपको मैंने लगा दिए नेल्स, ये रही नेल्स। पहले मैंने आपके फुट का जो एरिया था, ये जो आपका एरिया है आपका फुट का, उसके एरिया पर मैंने 1000 नेल्स रखे हैं, तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि पर एक नेल पर आपका सारा जो वेट है आपका वो बहुत सारे एरिया पर आ गया। लेकिन यदि मैं इसमें से नंबर ऑफ नेल्स हटा दूं, सपोजिंग 1000 नेल्स की बजाय मैं आपको कहूं ये ओनली 2 नेल्स हैं, तो जब आपका वेट इन 2 नेल्स पे जाएगा तो आपको पता है कितना प्रेशर लगेगा, यानी नेल विल पियर्स इनटू योर फीट, है ना, आपके सोल में, आपके नीचे फीट में पियर्स कर जाएंगे, नहीं तो बहुत हाई प्रेशर लगाएगा। सेम चीज यहाँ पर होती है, सेम चीज बच्चे यहाँ पर है कि आपके पास दो सरफेसेस यदि हैं, ये देखिए दूसरा रीजन देखो, एक सरफेस ये है, दूसरा सरफेस ये है, आपको ऐसा लग रहा है कि दिस इज द एपरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट, कि इतना एरिया कांटेक्ट करा, जैसे मैंने आपको बता भी रहा था, आपका हैंड है, आप उसको पेपर पर रखो तो ऐसा लगेगा आपको इतना एरिया आपका पेपर से टच कर रहा है, जबकि आप देखोगे, ठीक है, आप ऐसा करना है, यहाँ पे सैंड लगा के रखना, या फिर एक कोई इंक लगा लेना, या फिर आप चौक पाउडर क्लास में करके देखना है, अब तो खैर सब स्मार्ट बोर्ड हो गए, यदि चौक हो आपके पास, चौक का बोर्ड है, तो उस पर व्हाइट चौक लगाना और प्रेस अपना एक इम्प्रेशन डाल के देखना बोर्ड पर, तो आपको दिखेगा कि ये पूरा पूरा जो हैंड है ये आपका बोर्ड को नहीं इम्प्रेशन डालेगा, ओनली कुछ पॉइंट्स होंगे, कुछ तो पोर्शन खाली जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपके पास ये एपरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट है, समझ में आ रहा है, ये एपरेंट एरिया है, लेकिन एक्चुअल में तो बच्चे कुछ पॉइंट्स ही हैं, एक्चुअल में कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर ये जो सरफेस है ऊपर वाला सरफेस वो बैलेंस है, ये सरफेस कुछ पॉइंट्स पर ही तो बैलेंस हो रहा है, इसको कहते हैं एक्चुअल पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट। तो एक्चुअल पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट पर क्या होगा, थोड़ा सा मैं एक्चुअल पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट, तो एक्चुअल पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट पर बच्चे आपका बहुत ट्रुमेंडस प्रेशर लग रहा होगा या नहीं, इस सारा का सारा जो आपका वेट है, सारा का सारा इस ब्लॉक का जो वेट है वो पूरे सरफेस एरिया पर, इतना बड़ा सरफेस एरिया जो दिख रहा है आपको, ये इतने एरिया ब्लॉक है मानो पर, इतने एरिया पर नहीं है, बल्कि कुछ पॉइंट्स हैं, बस यहाँ पर कुछ पॉइंट्स ही हैं जिन पर सारा वेट लग रहा है। इसका मतलब आपके पास ट्रुमेंडस क्या लग रहा होगा, प्रेशर लग रहा होगा। तो बहुत ज्यादा प्रेशर लगने से क्या होगा कि जो दोनों सरफेसेस के जो मॉलिक्यूल्स है, इसका मॉलिक्यूल और इसका मॉलिक्यूल, दे विल कम वेरी क्लोज टू ईच अदर। और केमिस्ट्री में एक होता है बच्चे मॉलिक्यूलर रेंज, मॉलिक्यूलर रेंज का मतलब होता है मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच ए मॉलिक्यूल एक्सर्ट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसका मॉलिक्यूल और इसका मॉलिक्यूल ये मॉलिक्यूलर रेंज के अंदर आ जाएंगे, और मॉलिक्यूलर रेंज आने से उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा। यानी कि क्या हुआ कि जब एक सरफेस को दूसरे सरफेस के ऊपर रखते हैं तो एक्चुअल पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट पर मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हैं, कुछ लोग इसको कोल्ड वेल्डिंग कहते हैं, ठीक है, ये भी तरीका होता है आजकल कोल्ड वेल्डिंग, यानी आप इंजीनियरिंग में करते हैं तो वेल्डिंग करने का तरीका कोल्ड कोल्ड वेल्डिंग, बहुत बहुत पास ले आते हैं उनको, वेल्ड हो जाते हैं, तो कोल्ड वेल्डिंग हो जाती है यहाँ पर। तो ये मॉलिक्यूल आपस में बॉन्ड ऑफ अट्रैक्शन बन गया। तो इफ यू वांट टू हैव इस सरफेस को नीचे वाले सरफेस के रिस्पेक्ट टू स्लाइड कराना चाहेंगे तो क्या होगा, तो आपको इन बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ेगा। केमिस्ट्री में बताओ, जब बॉन्ड्स टूटता है तो क्या होगा, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है नहीं, तो जब आप किसी सरफेस को दूसरे सरफेस के रिस्पेक्ट टू चलाते हो तो गर्म हो जाता है नहीं, फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन में क्या हो रहा है, बॉन्ड्स ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हैं, और इन ऑर्डर टू हैव द रिलेटिव स्लाइडिंग तो यू हैव टू ब्रेक द बॉन्ड्स कंटिन्यूअसली। कंसेप्ट समझ में आया, क्लियर हो गया नहीं?
थोड़ा सा लिख दो एक लाइन कि एक्चुअल पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट पर तो मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स ऑफ अट्रैक्शन, ये सब क्यों पढ़ाया जा रहा है मुझे बताइए। न्यूमेरिकल्स तो मैं करा दूंगा, लेकिन असर्शन रीजन कौन करेगा भैया, उसकी किताब तो ना आती है। तो टीचर फिजिक्स पढ़ा रहा है उसको सुनो। बच्चे ज्यादातर क्या कर रहे हैं, बस 2-3 फॉर्मूले करे और क्वेश्चन कर लिए, भैया नहीं। आपके पास असर्शन रीजन आएंगे बहुत सारे, उसमें ही वही डिटरमाइन करेगा कि आपको अच्छा मेडिकल कॉलेज मिले या फिर आपको नहीं मिले। तो उसके लिए फिजिक्स से पूरा आसान नहीं है भैया, आपको समझना तो पड़ेगा। तो हमारी बकबक सुनिए, बकबक तो नहीं कर रहे हैं, सारे फिजिक्स ही बोल रहे हैं। चलिए, तो मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स ऑफ, जो मैं बोला जा रहा हूं मुझे वो फिजिक्स है। मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स ऑफ अट्रैक्शन एट एक्चुअल पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट, एक्चुअल पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट। तो मैं इसलिए भी पढ़ा रहा हूँ बच्चे, जिससे कि इंडिया में करेक्ट फिजिक्स फैले। ठीक है, ये भी है, तो बहुत बुरा हाल चल रहा है। मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स ऑफ अट्रैक्शन एट एक्चुअल पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट। चलिए, मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स ऑफ अट्रैक्शन एट एक्चुअल पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट बन जाते हैं, और इनको हम कोल्ड वेल्डिंग भी कहते हैं। तो कोल्ड वेल्डिंग बन जाना, दिस इज द मॉलिक्यूलर थ्योरी, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ फ्रिक्शन है, क्योंकि इन बॉन्ड्स को तो तोड़ना पड़ेगा ही। तो मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ फ्रिक्शन हो गया। बच्चे समझ में आया आपको? नहीं, ये सारी चीजें मैंने समझा दी। देखो, कांटेक्ट फोर्स मैंने समझाया, ये चीज इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के अंदर कांटेक्ट फोर्स पूछा जाता है। अब चलो कांटेक्ट फोर्स के बारे में ही कुछ करते हैं। कांटेक्ट फोर्स ही पढ़ते हैं डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में। पहली सिचुएशन अलग अलग ले लेते हैं, चलो। फर्स्ट है, उससे पहले कुछ 2-3 चीजें और कर लेते हैं, रुक जाओ। एक कंसेप्ट छोटा सा और है, उसका नाम है एंगल ऑफ, इसको भी लिख लो बच्चे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो आपको ध्यान रखना कि जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो नहीं दिए जाते, कुछ और दिया जाता है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन देखो क्या है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो होता है, तो ले जाओ, कि हमारे पास एक सरफेस है, इसके ऊपर बच्चे एक ब्लॉक रख दिया मैंने, ये रहा ब्लॉक। ठीक है, ये ब्लॉक है। चलो, तो बच्चे लास्ट जो बच्चों ने मिस किया है वो जरा छोटे भीम के लड्डू खाकर आपको फ्रिक्शन समझ में आया होगा। तो जिन्होंने नहीं देखा है बच्चे, वो जरूर लड्डू खाएं, और लड्डू खाएं और फ्रिक्शन जान जाएं। ठीक है, असली घी के लड्डू हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लड्डू थे। चलते हैं। अब यहाँ पर बच्चे हम मान लीजिए टेंस टू स्लाइड चलने वाला है, टेंस टू स्लाइड। तो ऊपर की तरफ क्या लग रहा है बच्चे, नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ पर क्या देखो, हम लग तो वैसे आपको सरफेस इन कांटेक्ट के बीच में लग रहा है, लेकिन दिखा मैं यहाँ पर रहा हूँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर। दिस इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब इनके बीच में ये जो बन गया रिजल्टेंट, ये ये जो आपके पास रिजल्टेंट है, ये इस फोर्स को क्या बोलते हैं बताओ। इस फोर्स को क्या बोला था, मैंने बताया था कि लिमिटिंग फ्रिक्शन या फ्रिक्शन, कोई भी फ्रिक्शन है नॉर्मल रिएक्शन के बीच में जो एंगल है वो क्या है, कांटेक्ट फोर्स। दिस इज कांटेक्ट फोर्स। ये
तो कांटेक्ट फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में जो एंगल है दैट इट बी, चलो कुछ मान लेते हैं, फाई मान लेते हैं। इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल बिटवीन द कांटेक्ट फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन व्हेन द बॉडी इज अबाउट टू स्लाइड। समझ में आ गया? तो फाई किसके बीच में एंगल है? फाई इज एंगल बिटवीन limiting friction, sorry, contact force and normal reaction when the block is about to slide। जब ब्लॉक चलने वाला है तब। तो देख लो बच्चे जरा ध्यान से क्या है। तो कांटेक्ट फोर्स, चलो इसको छोड़ो अभी, तो कांटेक्ट फोर्स तो क्या पता ही है। 10 फाई बताओ जरा क्या है। 10 फाई इज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या था? बोलो म्यू एस इंटू एन। मैं ये बता रहा था आपको कि हमारे यहाँ जो क्वेश्चन है उसमें कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं देता है, तो वो दे देगा कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन इतना है, तो उसका जो 10 की वैल्यू है वो बच्चे कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। एंगल ऑफ फ्रिक्शन समझ में आ गया? एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज फाई। तो फाई इट इज द एंगल बिटवीन, थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं, एंगल बिटवीन कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन व्हेन द ब्लॉक इज अबाउट टू स्लाइड। सबको क्लियर है? एक और डेफिनेशन है, दूसरी जो डेफिनेशन है वो है एंगल ऑफ स्लाइडिंग। एंगल ऑफ स्लाइडिंग या एंगल ऑफ रिपोज भी कहते हैं इसको। अब करना क्या है बच्चे, बोलो। अब आपको एक्सपेरिमेंट करना है। एक्सपेरिमेंट मैं करके दिखाऊं आपको। यदि आपको दिख जाए यहां पर, देखिए बच्चे एक मिनट, एक काम करते हैं, इसको ले लेते हैं। पेन मेरा है और ये सरफेस आपको दिख रहा है, ये ठीक रहे। चलो बच्चे आपको मैं दिखाता हूँ एक, ये देख, ये बच्चे दिख रहे हैं आपको? ठीक है, ये आपका ब्लॉक था। अभी मैंने क्या किया, ये सरफेस और ये सरफेस आपस में हॉरिजॉन्टल है, तो मैं इसको पुल कर रहा था इधर, ऐसे इधर पुल करना चाह रहा हूँ, ये बस चलने ही वाला है। तो उस समय फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में ये आपका कांटेक्ट फोर्स हो गया। कांटेक्ट फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन के बीच में जो एंगल है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब क्या करेंगे, देखो, अब वही दोनों सरफेसेस हैं पेयर में। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस नीचे वाली सरफेस को थोड़ा इंक्लाइन कर रहा हूँ, देख रहे हैं? ये देखो, ये देखो, अब ये इंक्लाइन, ये देखो नीचे से हॉरिजॉन्टल से, ये हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइन होती चली आ रही है, ये इंक्लिनेशन बढ़ता है। ये देखो, एक एंगल ऐसा आएगा जब ये देखो चलने लगा, बस इसके बाद चलने भाग रहा है। अब देखो भागने लगा। इससे कम जो एंगल है ये, जब थोड़ा सा करते ही भागने लगता है, ये देखो ये भाग रहा है। तो हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइन प्लेन का जो एंगल है उसको कहेंगे एंगल ऑफ स्लाइडिंग। ठीक है, तो एंगल ऑफ स्लाइडिंग समझ में आ गया कि हमारे पास इंक्लाइन प्लेन है, ये रहा इंक्लाइन प्लेन, रफ इंक्लाइन प्लेन है, ये रफ इंक्लाइन प्लेन है। इस इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन हॉरिजॉन्टल से, सपोजिंग मैं इसको कुछ और एंगल लैम्डा मान लेता हूँ। पहले कुछ बुक्स में क्या किया इन्होंने, इसको लैम्डा मान लिया है, मैंने इसको लैम्डा ले लिया, कोई बात नहीं। यहाँ पर बच्चे एक मैंने सरफेस रखा है, ये एक सरफेस हमने यहाँ रख लिया, ये यानी कि एक ब्लॉक रख दिया इंक्लाइन प्लेन पर।
अब ये जो है ब्लॉक, इट इज अबाउट टू स्लाइड, अबाउट टू स्लाइड, नीचे चलने वाला है। तो जब नीचे चलने वाला है तो इसका मतलब ऊपर की तरफ क्या आ गया, ये ये देखो, मैं इसको थोड़ा सा कम करता हूँ, इधर ले लेता हूँ, इधर आ जाए, अबाउट टू स्लाइड, इसका ए इधर चला गया। ओके, तो दिस इज अबाउट टू स्लाइड, इसको भी इधर ले लेते हैं फिर, ये भी इधर आ सकता था। अच्छी बात है, टेक्नोलॉजी बढ़िया है। देखो बच्चे, अबाउट टू स्लाइड, तो जब नीचे स्लाइड, अबाउट टू स्लाइड, इधर टेंडेंसी स्लाइड करने की है नीचे, तो फ्रिक्शन कहाँ आ गया फिर, तो ये कौन सा फ्रिक्शन है, दिस इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये कौन सा है, बोलो, नॉर्मल रिएक्शन। इन दोनों का रिजल्टेंट आपको पता है क्या होगा, क्या होगा बोलो, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, कांटेक्ट फोर्स। चलिए, तो ये जो एंगल है, ये ये वाला है, इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ स्लाइडिंग या एंगल ऑफ रिपोज व्हेन a body placed on rough inclined plane is about to slide। तो inclined rough inclined plane का एंगल हॉरिजॉन्टल से एंगल ऑफ स्लाइडिंग होगा या एंगल ऑफ रिपोज होगा यदि उस रफ सरफेस पर किसी ब्लॉक को रखें और वो चलने वाला हो, चल नहीं रहा है, चलने ही वाला हो, अबाउट टू स्लाइड, यानी उससे फ्रिक्शन एफएल हो जाएगी। अब आपको सबको पता है कि एन की वैल्यू कितनी होती है, मैंने बताया था आपको पिछले उसमें, ये है एम जी कॉस लैम्डा। नीचे की तरफ क्या आएगी बच्चे बोलो, एम जी तो नीचे लग रहा है ना, एम जी नीचे लगता है, एम जी थोड़ा और ऊपर कर लें, कभी ना दिखे आपको, ये लो एम जी, इधर एम जी है, एम जी। तो ऐसा है, मुझे लग रहा है कि मैं इसको नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट उस पर लेके जाता हूँ। ठीक है, यहाँ अब ये नहीं दिख रहा है, नेक्स्ट पेज पर लेते हैं इसको दोबारा से, तो दोबारा से यहाँ पर लेके आते हैं। ये हमारे पास ये है बच्चे रफ इंक्लाइन प्लेन, ये रहा रफ इंक्लाइन प्लेन, इसका एंगल हॉरिजॉन्टल से माना लैम्डा है, एक सरफेस को यहाँ रख दिया हमने, इस सरफेस, इसका जो वेट है बच्चे एम जी नीचे लग रहा है, सबको पता है एम जी, ये एम जी है। नॉर्मल रिएक्शन इधर होगा इसका, ये नॉर्मल रिएक्शन है। एम जी को बच्चे हमने रिजॉल्व किया था, एक इधर और एक इधर, ये बच्चे मैंने बताया था लैम्डा है, एम जी का एक इधर कंपोनेंट है, इधर, दिस इज एम जी कॉस लैम्डा, ये कॉस समझ में आ रहा है आपको, लिखा हुआ मेरा कॉस लैम्डा। एम जी का एक इधर कंपोनेंट है, क्या कर लिया हमने, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ये क्या है, एम जी, एम जी, एम जी साइन लैम्डा। और पीछे की तरफ कौन सा लग रहा है, थोड़ा खतरनाक दिखा देता हूँ, पीछे जो लग रहा है, दिस इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, दिस इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये हो गया आपके पास, दिस इज एंगल ऑफ स्लाइडिंग। तो एंगल ऑफ स्लाइडिंग, लैम्डा जो है वो एंगल ऑफ स्लाइडिंग, इट इज द एंगल ऑफ रफ इंक्लाइंड प्लेन, एंगल ऑफ रफ inclined plane with horizontal
एंगल ऑफ रफ इंक्लाइन प्लेन, कॉमा लिख देता हूँ विद हॉरिजॉन्टल, इसका मतलब अब ये इंक्लाइन प्लेन को करेक्टराइज कर रहा है। अ बॉडी प्लेस्ड ऑन विच, a body placed on inclined plane is about to slide. आया बच्चे समझ में? अब यहां पर भी बच्चे देखो जरा कि लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात करो तो क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है म्यू एस इंटू एन। यहाँ बच्चे n किसके बराबर है? n इज इक्वल टू एम जी कॉस लैम्डा, ठीक है। म्यू एस इंटू एन, म्यू एस इंटू एन, एन कितना है? एम जी, चलो कॉस, एम जी कॉस लैम्डा। लेकिन बच्चे इक्विलिब्रियम में तो एफ एल और ये बराबर होगा। हमने क्या किया, एक एक्सिस ले ली सर इंक्लाइन प्लेन की तरफ, एक एक्सिस ले ली इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर। मैंने बताया फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर। तो ये तो हो गया अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। अब एफ एल इज इक्वल टू किसके बराबर होगा अलोंग द इंक्लाइन प्लेन? देखो बच्चे, तो एम जी साइन लैम्डा होगा। इसकी वैल्यू रख देते हैं, तो कितना आ गया? म्यू एस इंटू एम जी कॉस लैम्डा इज इक्वल टू एम जी इंटू साइन लैम्डा। कुछ कैंसिल होता है तो काट दो बच्चे, एम जी तो क्या आ गया? साइन लैम्डा अपॉन कॉस लैम्डा, साइन लैम्डा अपॉन कॉस लैम्डा इज इक्वल टू म्यू एस। इसका मतलब ये तो वही चीज आ रही है। ये तो आपको वैसे लग रहा है जैसे टेन फाई था, तो टेन लैम्डा इज इक्वल टू म्यू एस। अब मैंने आपको बताया था कि जो म्यू है इट डिपेंड्स अपॉन द पेयर ऑफ सरफेसेस इन कांटेक्ट। तो पेयर ऑफ सरफेसेस इन कांटेक्ट पर डिपेंड करेगा। तो यदि आपके पास इफ पेयर ऑफ सरफेसेस सेम है, पेयर ऑफ सरफेसेस सेम, तो इसका मतलब क्या हो गया? म्यू एस इज इक्वल टू सेम यानी टेन लैम्डा एंड म्यू एस इज इक्वल टू टेन फाई। इसका मतलब लैम्डा और फाई सेम है। ये भी एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है असर्शन रीजन में या ऑब्जेक्टिव में, कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज या स्लाइडिंग में क्या रिलेशन है? तो बोथ आर इक्वल। ठीक है बच्चे, आज आपको समझ में आया ये टॉपिक? तो मैंने आज आपको काइनेटिक फ्रिक्शन के लॉज बता दिए हैं, फ्रिक्शन के कॉजेज बता दिए। फ्रिक्शन के दो कॉज हैं, एक तो आपका कोल्ड व्यू और काफी काम करता है कि दैट इज दो सरफेसेस को जो आप स्लाइड कर रहे हैं तो उनके सरफेसेस के में जो क्रैक्स हैं, इंटरलॉकिंग है, जो आपके पास इरेगुलरिटीज हैं उनकी इंटरलॉकिंग हो जाती है। ये मैंने करके भी दिखाया, ऐसे करो तो ये ऐसे ऐसे लगता है द हैंड्स आर स्टक टुगेदर। दूसरा मैंने बताया था कि दो सरफेसेस स्मूथ हैं तो उनका जो एपरेंट एरिया है, एपरेंट एरिया आपको कुछ और नजर आ रहा है, जबकि इसका एक्चुअल वेट, जो एक्चुअल जो फोर्स लगा रहा है वो कुछ पॉइंट्स पर ही है। तो एक्चुअल पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट पर बहुत ज्यादा प्रेशर लगने की वजह से तो बॉन्ड्स ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हैं, इनको कोल्ड वेल्डिंग कहते हैं। एंड दीज कोल्ड वेल्डिंग या मल्टीपल बॉन्ड्स ऑफ अट्रैक्शन आर टू बी ब्रोकन कंटिन्यूअसली इन ऑर्डर टू हैव द मोशंस, रिलेटिव मोशन। तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए इसका मतलब आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा फोर्स तो खराब जा रहा है, फोर्स बेकार ही जा रहा है, तो वो फोर्स ही आपका फ्रिक्शन है। और बॉन्ड्स को तोड़ने से क्या होता है आपको पता है? एजिटेशन आता है, एजिटेशन से आपको गर्म हो जाता है बॉडी, ये केमिस्ट्री में आपको पता है। तो इस तरह से आज मैंने आपको फ्रिक्शन का टॉपिक स्टार्ट किया है। अब आगे बच्चे और अच्छे से टॉपिक है, पहले इसको रिवाइज कर लीजिए, इसलिए मैंने इसको यहाँ रोका है। ठीक है, तो आई एंड द मीटिंग नाउ।